नाइट्रोजन फैमिली पी ब्लॉक का जो ग्रुप है उसके साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस ग्रुप के मेंबर्स के साथ हम स्टार्ट करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तो इसके मेन मेंबर्स कहलाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अगर आप रोमन लेटर के वाइज करें तो ये 5th ए ग्रुप को बिलोंग करता है या अरेबिक नंबर में 15th ग्रुप को बिलोंग करता है और ये सेकेंड पीरियड ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं एलिमेंट। तो ये सेकेंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। 7th पीरियड में जो एलिमेंट बिलोंग करता है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये क्योंकि बोरॉन और कार्बन फैमिली के बाद में आता है तो बोरॉन फैमिली का जो मेंबर होता है इसका एटॉमिक नंबर 113 होता है। उसके बाद का ये 2 नेक्स्ट एलिमेंट है तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर होता है 115। इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉपर नेमिंग इनकी नहीं हो पाई है तो इन्हें अभी IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग UUP कहा जाता है। U स्टैंड फॉर अन, एक नंबर के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है, दिस इज अगेन फॉर अन, और ये पेंटियम तो 115 इसका एटॉमिक नंबर है जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इस पूरी फैमिली को निकोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। जैसे कुछ वर्ड बहुत कॉमन है, अल्कली लिथियम फैमिली के लिए, अल्कलाइन जो होता है वो बेरिलियम फैमिली के लिए, चाल्कोजन ऑक्सीजन फैमिली के लिए, हेलोजन फैमिली फ्लोरीन क्लोरीन, वैसे इस फैमिली को निकोजन फैमिली कहते हैं। और निकोजन का मतलब होता है सफोगेटिंग ऑर्डर। तो ये जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब है सफोगेटिंग ऑर्डर और ये जो पूरी फैमिली है वो निकोजन फैमिली कहलाती है। अब इसकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो वैरायटी ऑफ सब्सटेंस कैरी कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। जैसे कि जो नाइट्रोजन है वो एक फॉस्फोरस, ये दोनों तो नॉन मेटल्स हैं इस फैमिली में। फिर जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट आ रहे हैं आर्सेनिक और एंटीमनी, ये दोनों मेटलॉइड्स हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। और अगर बिस्मथ की बात करें तो ये मेटल है। तो ये एक ऐसी फैमिली है जो हर प्रकार के एलिमेंट्स को कैरी कर रही है। और जो लास्ट एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है। तो इस तरह इस फैमिली में मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सबके सब जो है वो बिलोंग करते हैं। और इनको एक ही फैमिली में रखने के पीछे वजह है कि जैसे कि इनका ग्रुप नंबर बता रहा है, जैसे अरेबिक में हम करते हैं, अगर अरेबिक में हमें आउटरमोस्ट शेल के या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो अरेबिक ग्रुप नंबर से 10 माइनस कर दिया जाता है, मतलब 15 - 10 किया तो 5 आएगा। या फिर अगर आप रोमन लेटर का नंबर देख रहे हैं तो डायरेक्ट दे सकते हैं। तो ये 5th ए ग्रुप, ये जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स S और P ब्लॉक को लेटर दिया गया है। तो क्योंकि ये P ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है A और 5th नंबर बता रहा है इसकी आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इन सबके आउटरमोस्ट शेल के नंबर भले ही डिफरेंट है, वैलेंस शेल के नंबर डिफरेंट है, पर सबके आउटरमोस्ट शेल में क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है और ये सिमिलैरिटी इन्हें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन और सिमिलैरिटी प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से ये सारे ही मेंबर्स एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा इस फैमिली का नाम है निकोजन फैमिली, जिसका मतलब होता है सफोगेटिंग ऑर्डर। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड है, बिस्मथ मेटल है और UUP अन, पेंटियम, एक के लिए अन 115 नंबर है, वापस दोबारा एक आ रहा है तो अन, 5 के लिए पेंट, और ये IUPAC नियम नाम जो है वो EM पे कन्वर्ट होते हैं। तो अन पेंट EM, इस तरह ये इसका नाम होगा। अब हम एक एक करके एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो अगर मैं नाइट्रोजन की लेकर बात करूं तो ये जो नाइट्रोजन गैस होती है इसको सबसे पहले रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इन्होंने ढूंढा था इसको, रदरफोर्ड। इसके अलावा एयर में आप जानते हैं इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं एयर में बात करूं तो दिस इज 78% बाय वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा ये परसेंटेज वाइज मिलती है एयर में। इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। तो बाय वॉल्यूम एक क्राइटेरिया होता है कॉन्सेंट्रेशन पैरामीटर का, जो आप सॉल्यूशन चैप्टर में सीखते हैं। रफली आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है
कि 70 अगर 100 ml आप एयर लेते हैं तो उसमें 78 ml जो है वो नाइट्रोजन निकलेगी। सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसी का है एयर में, अगर आप बाय वॉल्यूम देखते हैं तो। इसके अलावा अगर मैं मेन सोर्स मानूं, नेचर में ये मेनली कहाँ मिलती है, तो इसके मेन सोर्स में आते हैं दो कंपाउंड। फर्स्ट इज KNO3, जिसे कहते हैं इंडियन सॉल्ट पिटर के नाम से जिसे जाना जाता है। इंडियन सॉल्ट पिटर बहुत कॉमन नाम है, आपने जरूर सुना होगा इंडियन सॉल्ट पिटर। और एक NaNO3 होता है, इसे चिली सॉल्ट पिटर कहते हैं। मिलते जुलते फॉर्मूले हैं, मिलते जुलते नाम हैं, एक ही फैमिली के दो मेंबर्स हैं जो आगे पीछे हैं। तो कई बार थोड़े स्टूडेंट एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो जाते थे, कौन इंडियन है कौन चिली है। अगर आपको एक तरीका मदद करे तो इस तरह का एक छोटा सा जोक बनता है कि अगर नैनो का 3rd वर्जन लॉन्च हुआ, नैनो कार होती है छोटी सी, तो नैनो का 3rd वर्जन अगर लॉन्च हुआ तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, तो उसका नाम रखा जाएगा चिली सॉल्ट पिटर। है इंडियन पर नाम होगा उसका चिली सॉल्ट पिटर। तो इस तरह अगर आपको मदद मिले, वजह क्यों, फॉर्मूले एक जैसा है, जो दो मेंबर्स हैं वो पोटेशियम सोडियम एक ही फैमिली के आगे पीछे के मेंबर्स हैं, इंडियन और चिली सॉल्ट पिटर नाम मिलते जुलते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार एग्जाम में कि किसका नाम इंडियन था और किसका नाम चिली था। चलिए, नैनो का 3rd वर्जन चिली सॉल्ट पिटर। इसके अलावा ये अगर एनिमल्स और प्लांट में बात किया जाए तो ये प्रोटीन के फॉर्म में मिलता है। आप जानते हैं प्रोटीन जो होता है उसका कंपोजिशन अमाइड लिंकेज होता है उसमें CONH, तो प्रोटीन के फॉर्म में ये एनिमल्स और प्लांट में मिलता है। इन एनिमल्स एंड प्लांट तो ये एनिमल्स और प्लांट में प्रोटीन के फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं नाइट्रोजनस एंजाइम जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में जैसे दालों की नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, और उनमें ये एफिशिएंसी होती है कि वो डायरेक्टली एयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, और इसलिए उनमें फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट एज सच कम पड़ती है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें फर्टिलाइजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जो मेन फर्टिलाइजर माना जाता है अमोनिया, दैट्स अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं जिनमें नोड्यूल्स होते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इस अच्छे से फैमिलियर होंगे, जो दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, उनमें कुछ एक एंजाइम पाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है, जो बैक्टीरिया जो डायरेक्टली इसमें ये कैपेसिटी होती है जो वो उसको खींच ले, जो नाइट्रोबैक्टर्स होते हैं या नाइट्रोजनस बैक्टीरियाज होते हैं, उन नाइट्रोजनस बैक्टीरिया में क्या होता है, जिनमें डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी होती है। तो हम देखें तो उसमें आयरन होता है, मोलिब्डेनम होता है, और इसके अलावा सल्फर भी होता है। क्योंकि नाइट्रोजन को लेकर हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजनेस जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें कैपेसिटी होती है, तो उसको लेकर बात की कि उसमें डायरेक्ट नाइट्रोजन की एयर को फिक्स करने की कैपेसिटी होती है, जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आयरन, मोलिब्डेनम और सल्फर जो होता है उस बैक्टीरिया में या ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। नाइट्रोजन को लेकर एक और बात, ये इनर्ट है। अगर एयर में नाइट्रोजन की बात की जाए तो इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये काफ़ी रिएक्टिविटी नहीं दिखाता, किसी से रिएक्ट नहीं करता। इसकी वजह इसकी ट्रिपल बॉन्डिंग है, इसी लेक्चर में आगे डिस्कशन होगा। 3 बॉन्ड होते हैं इसमें, और 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी काफ़ी लगती है, इसलिए ये एयर में एक इनर्ट सब्सटेंस के रूप में होता है। तो हम लिखेंगे इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। और अगर हम
नाइट्रोजन के बाद में सेकेंड एलिमेंट फॉस्फोरस की बात करें तो पहला पॉइंट जो मैं उठा लेती हूँ वो उसको लेकर उठा लेती हूँ जो हमने अभी डिस्कस किया है कि एयर में जो नाइट्रोजन होती है वो इनर्ट नेचर दिखाती है, जबकि फॉस्फोरस की बॉन्डिंग कुछ ऐसी होती है, P4 के फॉर्म में मिलता है। आगे पढ़ेंगे स्पेशली इसका जो वाइट फॉस्फोरस फॉर्म होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वजह उस पर एंगल स्ट्रेंथ काम करता है 60 डिग्री का। सारी चीज़ें आगे डिस्कस होगी। फिलहाल के लिए जहाँ एयर में नाइट्रोजन बहुत इनर्ट है, रिएक्टिव नहीं होता है, फॉस्फोरस का स्पेशली वाइट फॉस्फोरस फॉर्म P4 जो होता है इट्स हाईली रिएक्टिव। तो आगे पीछे के मेंबर्स हैं, एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, उसके बाद भी नेचर में बहुत वेरिएशन है। एक बिल्कुल इनर्ट है, दूसरा हाईली रिएक्टिव। रीज़न आगे डिस्कस होगा कि क्या वजह है कि ये इनर्ट है और ये हाईली रिएक्टिव। अब सोर्स को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसका जो सोर्स है इट्स कॉल्ड एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली। पहले मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला बताती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि ये कहाँ मिलता है। ये फॉस्फोरस का मेन सोर्स है एपेटाइट फैमिली। इसे दो तरह से लिखा जाता है, या तो 3Ca3PO4 होल ट्वाइस लिखते हैं इसको, फिर साथ में इसके जुड़ा होता है CaX2 और X वैसे तो हैलोजन का सिंबल होता है बट इट कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन और OH, ये इनमें से कोई चीज हो सकती है। और इसको इस तरह से और लिखा जाता है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा Ca9PO4 होल 6 और मैं फ्लोरो एपेटाइट बनाऊं तो इट बिकम CaF2 और इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो एपेटाइट। तो एपेटाइट इट्स मेन सोर्स। काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। फ्लोरो एपेटाइट मतलब फ्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो एपेटाइट भी हो सकता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी हो सकता है, बट इसका मेन कंपोजिशन जो है कैल्शियम फॉस्फेट है, दैट इज 3Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaX2 और आप इसे मल्टीप्लाई करके लिखें तो इस तरह मिल सकता है Ca9PO4 होल 6 या Ca9PO4 होल 6 डॉट CaF2, ऐसा ही मिल सकता है। और ये एपेटाइट मिलते हैं चट्टानों में, रॉक्स में। तो दिस एपेटाइट्स आर फाउंड इन रॉक्स। तो जो चट्टानें होती हैं, फॉस्फोरस रॉक्स जैसे कहते हैं, ये मेन सोर्स होती हैं फॉस्फोरस का। ये पहला। दूसरा, ये मिल्क में मिलता है, एग में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोप्रोटीन, तो इट इज फाउंड इन मिल्क एंड एग। Milk and egg in the form of phosphoprotein. मिल्क और एग में मिलता है फॉस्फोप्रोटीन के फॉर्म में। और यदि मैं तीसरी बात करूं तो ध्यान रखिएगा, आगे इस बात पर डिस्कशन होगी, पर मैंने वाइट फॉस्फोरस P4 के बारे में भी आपको बताया था कि ये हाईली रिएक्टिव फॉर्म है। हमने इसे कंपेयर किया था इसी के ऊपर के मेंबर नाइट्रोजन के साथ, कि जहां वो इनर्टनेस दिखाता है, आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वहीं पर यदि हम इस फॉस्फोरस की बात करें, स्पेशली वाइट फॉस्फोरस की, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये वाइट फॉस्फोरस बोन्स में मिलता है। वैसे बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट भी मिलता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी होता है, मगर इसमें फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, ये मिलता है बोन्स में। अब क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव फॉर्म है, ये जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, इसे जो जलना शुरू करता है, स्लो कंबशन शो करता है ये,
P4O10 बनाता है, एक रिएक्शन होती है, व्हाइट फॉस्फोरस का अलग से डिस्कशन होगा इस टॉपिक में, तब आप सारी रिएक्शंस देखेंगे। मगर जब ये कांटेक्ट में आता है एयर के तो ये स्लो कंबंशन दिखाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो लाइट निकलती है इसकी वजह से आपके जो स्कल्स होती है या बोन्स होती हैं वो अंधेरे में भी चमकती हैं। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं केमील्यूमिनेसेंस। मतलब हड्डियों में फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस के फॉर्म में भी होता है और ये कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में भी होता है। वाइट फॉस्फोरस जो हाईली रिएक्टिव होता है, यदि वो एयर के कांटेक्ट में आए तो वो स्लो कंबंशन दिखाना शुरू कर देता है, और वो स्लो कंबंशन से जो लाइट निकलती है उसकी वजह से ये अंधेरे में भी हड्डियाँ चमकती है। तो आप याद रखिएगा, मेन तो ये एपेटाइट फैमिली मिलता है, मिल्क और एग में फॉस्फोप्रोटीन के फॉर्म मिलता है, और ये हड्डियों में जो होता है ये व्हाइट फॉस्फोरस के फॉर्म में, इसी वजह से हड्डियाँ जो है अंधेरे में चमकती है। बाकी मेंबर्स बच्चे इसके कौन कौन से, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और ये तीनों जो है मेनली सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। और सल्फाइड जो होते हैं मेनली इन्हें ओट्स के रिगार्डिंग कंसिडर्ड किया जाता है। खैर दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, फिर भी तो ये तीनों जो है मेनली सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट है, फॉस्फोरस सेकेंड नंबर पे आता है, और बाकी आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ नेचर में बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं। वो भी जो भी मिलते हैं मेनली सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस करें तो पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि जिसकी आउटरमोस्ट वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है। तो जैसे कि मैंने बात की थी कि जो ग्रुप नंबर होते हैं वो दो तरह से दिखाए जाते हैं। एक आपका अरेबिक नंबर होता है 15, जिसमें आपको 10 माइनस करने होते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए, तो 5 हो गया। और यदि मैं रोमन लेटर लेती हूँ तो डायरेक्ट नंबर 5 हो गया। तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ये पी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, तो आप समझते होंगे कि आउटर मोस्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाना चाहिए, और इसका पीरियड नंबर इसकी वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर मैं नाइट्रोजन की फॉर एग्जाम्पल बात करूँ तो क्योंकि इसकी वैलेंस शेल सेकेंड है, तो सेकंड के एस में और पी में मुझे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी, मतलब पी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के पहले एस से भरे जाते हैं, बाकी बाद से बचे हुए जो है पी में जाते हैं। तो एस के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 2 इलेक्ट्रॉन की है। मैंने 2 इसमें डाले और 5 में से 2 डालने के बाद 3 बच गए, तो ये 3 हो गया। तो अगर नाइट्रोजन के लिए 2s2 2p3 है तो आप देख सकते हैं फॉस्फोरस की वैलेंस शेल 3 है, तो ये हो जाएगा 3s2 3p3। सिमिलरली एक और लेते हैं आर्सेनिक, तो हो जाएगा 4s2 4p3। तो ये जो नंबर है 2 3 4 ये सब होल नंबर है, और इन होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है n से, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया ns2 np3। और जैसे कि हमने बात की थी कि बहुत वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ नॉन मेटल भी शामिल है, मेटलॉइड भी शामिल है, मेटल और रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी शामिल है। तो इतने वैरायटी ऑफ एलिमेंट एक ग्रुप में कैसे आए, तो वजह यह है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, इसलिए ये सिमिलरिटी दिखाएंगे प्रॉपर्टीज़ में। तो रेगुलर ग्रेडिएशन आप देखेंगे बढ़ती है घटती जाएगी प्रॉपर्टीज़, इसकी वजह से ये एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। जो क्राइटेरिया है मैंडलीफ की टेबल का मिली कि एक ग्रुप में वो बिलोंग करनी चाहिए जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करें या रेगुलरिटी दिखाई दे प्रॉपर्टीज़ में, तो इस वजह से सारे एक ही फैमिली के मेम्बर हैं।
इसके अलावा इसमें एक और खास चीज देखने के लिए मिल रही है कि इनका जो P है वो हाफ फिल्ड है, और P का हाफ फिल्ड होना एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिखाता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 या 6, D में 5 या 10 और F में 7 या 14, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिखाते हैं। इवन 0 हो तो भी स्टेबल होता है, P 0 हो, D 0 हो या फिर F 0 हो, तो यहाँ पे इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, क्योंकि इनके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है। और जहाँ तक एनॉमली की बात करूँ मैं, किस कैरेक्टर में एनॉमली आ रही है, तो चलिए पहले मैं इनकी साइज़ डिस्कस कर लेती हूँ, फिर इसकी वजह से आने वाली आयोनेशन एनर्जी में बात करेंगे कि क्या वेरिएशन आता है। तो चलिए देखिए साइज़ की बात करें, तो साइज़ हमेशा कंपेयर होती है 2 बेसिस पे। एक तो अगर आप इसी फैमिली में नीचे जाएं, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस कंपेयर करें, फॉस्फोरस से आर्सेनिक, एंटीमनी, और इनके पहले जो मेंबर्स रखे उनसे कंपेयर करें, तो राइट में जाने पे साइज़ छोटी होती है। दे ऑलरेडी नो कि एक ही शेल को बिलोंग जो करते हैं एलिमेंट, सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब सबकी ऑटोमोस्ट शेल सेम है। बट लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जिससे न्यूक्लियस के पास एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है ऑटोमोस्ट शेल को अपनी ओर पुल करने का, जिसकी वजह से साइज छोटी होती है। तो अगर इसके पड़ोसी फैमिली कार्बन से कंपेयर करो तो कार्बन की फैमिली के कंपेयर में इनकी फैमिली की साइज जो है वो छोटी है। फॉर एग्जाम्पल चलिए सेकेंड पीरियड लेते हैं। लिथियम के बगल में आप बेरिलियम लीजिए, उसके पास 3 प्रोटॉन थे, जबकि बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन है। तो ऑटोमोस्ट शेल को खींचने की, शेल सबके पास 2 ही है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स है, सेम पीरियड नंबर। थोड़ी सी दिक्कत आती है आपको, तो आप डेफिनेटली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो टॉपिक है आप उसको स्टडी कीजिएगा कि किस तरह अगर सेकेंड पीरियड है तो सबके पास आउटरमोस्ट शेल 2 ही तक है जिनके पास इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये जो एलिमेंट है, क्योंकि बाकी में जहाँ से आप जानते हैं कि आप इनर्ट गैस का मैंने नाम नहीं लिया है, इनर्ट गैस जो होती है वो नोबल गैस बॉन्डिंग नहीं करती, तो उनमें वंडर वॉल रेडिया कैलकुलेट किया जाता है, कि यहाँ बॉन्डिंग स्टेट के बेसिस पे बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिथियम के कंपेयर में बेरिलियम के पास ज़्यादा प्रोटॉन है, शेल वही 2, उससे ज़्यादा प्रोटॉन बोरॉन के पास है, शेल वही 2, फिर उससे ज़्यादा कार्बन के पास है, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन। न्यूक्लियस के पास एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, जबकि वो इलेक्ट्रॉन जिसे अट्रैक्ट करना है वो सेम डिस्टेंस पे, तो पुलिंग पावर बढ़ जाती है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से जो साइज है वो छोटी होती जाती है। इस तरह अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये इज स्मॉलर देन द कार्बन फैमिली, तो साइज इज स्मॉलर देन कार्बन फैमिली मेंबर। due to high nuclear charge, due to high and effective nuclear charge, इफेक्ट बढ़ जाता है, हाई भी है वैल्यू। चलिए अब डाउन द ग्रुप बात करते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पे एज एक्सपेक्टेड हम कहते हैं जब शेल्स के नंबर बढ़ते आ रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन के पास जहाँ सिर्फ सेकंड शेल तक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास शेल का नंबर बढ़ा है 3rd, 4th, 5th, 6th, तो यहाँ पे 2 फैक्टर काम कर रहे हैं इस चीज़ को समझिए कि नीचे वाले मेंबर्स को अगर आप ऊपर वाले से कंपेयर कर रहे हैं तो उसके पास एक्स्ट्रा शेल है, पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ 2 अपोजिट फैक्टर काम कर रहे हैं। बड़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज उसे अट्रैक्ट करके अंदर की ओर खींच रहा है, जबकि जो शेल एडिशन है वो साइज बढ़ा रही है, तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होता है एडिशन ऑफ शेल से, या फिर शेल का इफेक्ट ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज से कंपैरिजन करना जरूरी होता है। ओवरऑल रिजल्ट ये होता है कि शेल के एडिशन का इफेक्ट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डाउन ग्रुप साइज जो होती है बढ़ती जाती है। तो ड्यू टू मोर इफेक्ट ऑफ addition of shell, down the group size increases। नीचे जाने पर साइज तो बढ़ती है डेफिनेटली, नाइट्रोजन के कंपेयर में फॉस्फोरस की साइज बहुत बड़ी होती है,
मगर उसके बाद में जैसे ही फोर्थ पीरियड आता है तो फोर्थ पीरियड जो है उसके पहले पी ब्लॉक के पहले डी ब्लॉक रखे रहते हैं। मतलब इसकी जो स्क्रीनिंग है आर्सेनिक की पी के कंपेयर में, यहाँ आर्सेनिक की स्क्रीनिंग डी कर रहा है और डी की स्क्रीनिंग पुअर होती है। मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के अट्रैक्शन के बीच में डी जो आ गया है वो अच्छे से उसको स्क्रीन नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन है कि आर्सेनिक जितना साइज में बढ़ना चाहिए था उतना ये नहीं बढ़ता है। और उसी तरह यदि आप आर्सेनिक से एंटीमनी के बाद एंटीमनी से बिस्मथ में जाए तो बिस्मथ बिलोंग कर रहा है 6 पीरियड में, और इसके आने के पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट आ चुके होते हैं और 6 पीरियड में एफ ब्लॉक एलिमेंट जो आ जाते हैं 4F सीरीज जिसे कहते हैं। अब एफ की स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई जो डी से भी पुअर होती है, तो अगेन सिचुएशन ये है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में एफ आ चुका है जो बहुत अच्छी तरह से स्क्रीन नहीं कर पा रहा है। ये बेनिफिशियल है न्यूक्लियस के लिए, तो जहाँ शेल ऐड हो रही है उससे साइज बढ़ी, वहीं न्यूक्लियस के इफेक्ट में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, तो थोड़ा सा इफेक्ट इसका कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से एंटीमनी से बिस्मथ साइज बढ़ती तो है पर उतनी साइज नहीं बढ़ती जितनी हम एक्सपेक्ट करें। तो मेनली 2 जगह आप लोगों को ऑब्जर्व करना, 3 to 4th ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी सब शेल, और साइज में वेरिएशन ज़्यादा नहीं आ रहा, तो पुअर डी स्क्रीन यहाँ पे एक वजह बनती है, और यहाँ पर एक बनती है पुअर एफ स्क्रीन वजह जो न्यूक्लियस को फेवर कर जाती है, और न्यूक्लियस के फेवर की वजह से जितनी साइज बढ़नी चाहिए थी उतनी साइज नहीं बढ़ती है। और आप इसे डिटेल में समझ सकते हैं, बोरॉन फैमिली में डिटेल में डिस्कस किया गया है। बोरॉन फैमिली के लेक्चर में स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन फैमिली का पढ़ाया गया है तब आप इस इफेक्ट को विद कॉन्फ़िगरेशन भी समझ सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह डी की स्क्रीनिंग होती है और किस तरह एफ की स्क्रीनिंग होती है। फिलहाल आप ये भी याद रखिएगा कि स्क्रीनिंग कब स्टार्ट हो, 3 to 4th पीरियड में स्टार्ट होती है क्योंकि 4th में डी ब्लॉक आ जाते हैं, और 5th to 6th आती है क्योंकि 6 में एफ ब्लॉक आ जाते हैं। तो साइज़ की बात की, ये बड़े छोटे साइज़ के हैं अपने जो पहले के मेंबर्स थे, लेफ्ट मेंबर्स थे उसके कंपेयर में। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ बढ़ रही है, पर याद रखिएगा दोबारा 3 to 4 इतना इंक्रीज़ नहीं होती इतना एक्सपेक्ट होते हैं, और 5 to 6 भी इतना इंक्रीज़ नहीं होता जितना एक्सपेक्टेड होता है। और ये रिस्पेक्टिवली डी की स्क्रीनिंग पुअर होने के कारण और एफ की स्क्रीनिंग पुअर होने के कारण ऐसा होता है। उसके बाद में एक एनॉमली की मैं बात कर रही थी, चलिए उस एनॉमली में आते हैं। दैट्स 3rd पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये एक ऐसा फैक्टर है जो मेनली साइज पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बोरॉन की कार्बन से कंपैरिजन करूं, बोरॉन ले लेते हैं और ऐसा कंपैरिजन कार्बन से करूं, तो इन दोनों में रिलेटिव साइज की बात करें तो ये साइज में बड़ा है और ये साइज में छोटा है, क्योंकि राइट का है ये और लेफ्ट का है, और हम जानते हैं कि राइट में जाने पे साइज छोटी होती है। उसके अकॉर्डिंग क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है, साइज़ बड़ी होने से होता है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होने से आपको उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, पुल आउट करने के लिए उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो डेफिनेटली साइज़ बड़ी तो आयनियन एनर्जी इसकी कम है, और इसकी साइज़ छोटी है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के थोड़े पास में है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसकी आयनियन एनर्जी ज़्यादा है। तो जनरली ये देखा जाता है कि जो राइट वाला होता है एलिमेंट उसकी आयनियन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर देखें तो कि अगर आप कार्बन से लेकर नाइट्रोजन तक जाएं तो साइज़ और छोटी हुई है, डबल एरो से दिखा रहे हो कि साइज़ और छोटी हुई है, साइज़ और छोटी होने से आयनियन एनर्जी और बड़ी है। तो एनॉमली कहाँ करिए, एनॉमली की बात करते हैं हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपेयर में। अब आप यहाँ पे कंपेयर करें तो जैसा आप कह रहे हैं कि राइट में जाने पर साइज़ छोटी होती है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऑक्सीजन की साइज़ छोटी होगी, रिलेटिवली नाइट्रोजन की साइज़ बड़ी होगी, जिससे इसकी आयनियन एनर्जी कम होनी चाहिए। पर कॉन्फ़िगरेशन देखें आप इसका, इसके पास सेकेंड शेल में एस के पास जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के पास हाफ फिर 3 इलेक्ट्रॉन है जो स्टेबल है, और जो स्टेबल है वो अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा डेफिनेटली। और अगर ऑक्सीजन का कंपेयर करें तो इसके पास एस में जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं वहीं यहाँ पी में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करें, मतलब यहाँ पर जो मेन फैक्टर अभी तक आयनियन एनर्जी को डिसाइड करता है था साइज, वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहा, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इम्पॉर्टेंट रह गया है। जैसे अगर आप याद करें तो ये सिचुएशन बेरिलियम और बोरॉन में आई थी
कि बोरॉन साइज में छोटा है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर बेरिलियम की ज़्यादा थी, क्योंकि बेरिलियम के पास s में 2 इलेक्ट्रॉन थे जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा था, और बोरॉन के p में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था तो वो देने को तैयार था। तो इवन उसकी साइज छोटी थी, वहाँ पर मेन फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया था, इसलिए हमको एनॉमली देखने मिली, जो एक्सपेक्टेड में था उससे अलग देखने मिला। होनी बोरॉन की ज़्यादा थी और निकली बेरिलियम की। सेम केस यहाँ पर है, होनी ऑक्सीजन की ज़्यादा थी पर नाइट्रोजन की ज़्यादा है। वजह समझिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, इसलिए इसकी आंसर एनर्जी ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर ये देना चाहेगा, क्योंकि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कॉन्फ़िगरेशन P3 हो जाएगा, जो स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पे एक एक्सेप्शन काम करता है, और वो ये है कि लेफ्ट में होने की वजह के बाद भी, क्योंकि अक्सर लेफ्ट वाले की कम होती है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा। तो याद रखिएगा, जनरली राइट वाले की ज़्यादा होती है और या लेफ्ट वाले की ज़्यादा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फेल है। और मैंने आपको याद दिलाया, ऐसा सेम केस हमने बेरिलियम और बोरॉन के बीच में भी देखा था। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, साइज छोटी है इसकी पड़ोसी कार्बन फैमिली से, और डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ रही है। और आयशन एनर्जी अभी तक रेगुलरिटी दिखा रही थी, मगर अब नाइट्रोजन लेफ्ट में होने के बाद भी उसके ऑक्सीजन से ज़्यादा है, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। अगर मैं एक और पॉइंट लूँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलूँ तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया तो आपको समझ में आया होगा कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिव की अगर आप बात करो तो इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो 2 ही दिख रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्योंकि ये नॉन मेटल है, पर ये जो है मेटलॉइड्स है, थोड़ी सी मेटलिक कैरेक्टर आया है, जिससे उनकी टेंडेंसी बढ़नी चाहिए इलेक्ट्रॉन देने की, ना कि लेने की बढ़नी चाहिए। और ये तो मेटल है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक अलग से केमिस्ट्री, रेडियो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उस पर डिस्कस किया जाता है, तो यहाँ डिस्कस नहीं किया जा रहा उसको। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल है। नॉन मेटल का नेचर होता है किसी और को इलेक्ट्रॉन को अपनी अट्रैक्ट करना, जिसमें नाइट्रोजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और नीचे जाने पर जैसे जैसे मेटलिक कैरेक्टर आ रहा है, वैसी एलिमेंट की टेंडेंसी देने की बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है। मगर अगेन ये जो मेंबर्स हैं इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, पर वेरिएशन वाइज, वैल्यू वाइज वेरिएशन बहुत कम है, क्योंकि आयोनाइजेशन की तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साइज पे डिपेंड करती है कि न्यूक्लियस कितनी आसानी से दूसरे के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट काम कर रहा है डी का, जब आप 3rd से 4th में जा रहे हैं, जब आप 5th से 6 में जा रहे हैं तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट डी का काम कर रहा है, और उस वजह से यहाँ पर जितनी साइज बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी, इसी वजह से जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी। तो नीचे जाने पे साइज में वेरिएशन बहुत कम है, इसलिए जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वेरिएशन हमको सोचा था उतना नहीं मिलता, एक्सपेक्टेशन से कम मिलता है। पर हाँ, ओवरऑल रिजल्ट यही है कि नीचे जाने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम हो रहा है।